अब आते हैं सर मनी मार्केट हेज पे, कि ये मनी मार्केट हेज कैसा होता है। मनी मार्केट हेज में स्वैप और हेजिंग कैसे होएगा। हेजिंग का मतलब है कि रिस्क हटाना। रिस्क आपका कब हटेगा, ध्यान देना। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अरेंज द ट्रांजेक्शन इन सच अ मैनर दैट ऑन ड्यू डेट, ध्यान देना, ड्यू डेट पे देयर शुड नॉट बी एनी फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। मनी मार्केट हेज में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो कि जब भी 6 महीने या एक्सपायरी आएगी या ड्यू डेट आएगी, उस दिन अगर एक देश से दूसरे देश में कोई भी करेंसी का ट्रांजैक्शन या कैश फ्लो हुआ ही नहीं तो एक्सचेंज रेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देख लो ना, ड्यू डेट पे मैंने डॉलर लेने हैं ना मैंने डॉलर देने हैं। तो जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई कैश का फ्लो ही नहीं होगा ड्यू डेट पे, तो एक्सचेंज रेट की ज़रूरत ही क्या है। और अगर एक्सचेंज रेट की ज़रूरत नहीं है तो हेजिंग अपने आप हो गई। हेजिंग तो तब ज़रूरत पड़ती है सर आपको जब आपको एक्सचेंज रेट से डर होता है उस दिन के स्पॉट रेट का। आज कोई भी ट्रांजैक्शन कर लो, उसका सेटलमेंट होता है कुछ 5 महीने 6 महीने बाद में। अब आप 6 महीने बाद में डॉलर लेके आओ तो बैंक को डॉलर बेचोगे, डॉलर खरीदना है तो बैंक से डॉलर खरीदोगे, तो उस दिन का एक्सचेंज रेट आप लेते हो नॉर्मली, स्पॉट रेट, ठीक है। और आपको बस यही लगा रहता है डर कि कहीं ये रेट हमारे फेवर में नहीं रहा तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ जाएगा या कम रिसिप्ट होगा, ठीक है। और उसी के डर से, वो वहाँ के स्पॉट रेट के डर से आप कई सारे टेक्निक्स अपनाते थे यहाँ पे हेज के। फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शन, लीडिंग, लैगिंग, नेटिंग, प्राइस वेरिएशन, कभी कभी तो होम करेंसी में इनवॉइसिंग कर दिया। पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अगर हम इसकी 6 महीने बाद ज़रूरत को ही ख़त्म कर दें, ट्रांजैक्शन को इस तरह से फ्रेम करो कि हमको 6 महीने बाद में वहाँ के एक्सचेंज रेट की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं खरीदना हमें, नहीं यूज़ करना एक्सचेंज रेट, यानी कि हमारी कंट्री में ही हम डील कर लेंगे, वो अपनी कंट्री में ही डील कर लेंगे, ये क्रॉस वाला सिचुएशन कभी आएगा ही नहीं, तो अपने आप हेजिंग हो जाएगी। मनी मार्केट हेज ऐसा करना बताता है कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। आइए सर मैं आपको समझाता हूँ। चलो, मनी मार्केट हेज, अब मैं आपको पहले एग्जांपल दे रहा हूँ, समझो एग्जांपल को। मान लो हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट करा तो बिल बनाया मान लो $1,00,000 का, जो हमको मिलना है आज से ठीक 6 महीने बाद, ये हमें मिलना है, ठीक है। अगर हमने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी आज ही कि ठीक 6 महीने बाद इतना ही अमाउंट हमें देना पड़े उसी कंट्री में, तो क्या होगा, उल्टा चलने वाले इसमें। तो होगा ये कि जब 6 महीना कंप्लीट होगा तो हम बोलेंगे इस पार्टी को कि तू इसे पेमेंट कर दे, क्योंकि तेरे ही देश में इतना ही अमाउंट हमें किसी और को देना है, तो तू पहले यहाँ लाएगा, जैसे एग्जांपल बताता हूँ, तू पहले हमें देगा फिर हम यहाँ पे देंगे, अल्टीमेटली तेरे ही देश में वो पैसा जाना है। पर ये आने और जाने के चक्कर में हमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, ये सब छेड़ना पड़ेगा, इसलिए तू यहाँ का यहाँ ही पेमेंट कर दे, कहानी ख़त्म, ठीक है। पर सर हमारा तो वो रिसिप्ट था ना $1,00,000 का, वो मिलना तो चाहिए, मिलेगा। आपको अमेरिका से नहीं मिलेगा, आपको अपने ही देश से मिल जाएगा। देखो, एक्सपोर्ट किया किसी और को,
और 6 महीने बाद अपने ही देश से कोई आपको पैसा दे देगा रुपीज़ में उसका। ठीक है, वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब आप थोड़ा सा समझो, आपका था रिसीवेबल फॉरेन करेंसी में, आपने बनाया पेबल। पहला स्टेप ये रहता है कि अपोजिट सिचुएशन क्रिएट कर दो, ऐसे सिचुएशन कि आपको वहां पे उतना ही अमाउंट उतने ही टाइम में देना पड़ जाए। लेना है तो देना है, देना है तो लेना है। ठीक है, अब आप बोलो कि $1,00,000 6 महीने बाद वहां देने क्यों पड़ेंगे, क्यों देने की नौबत आई? क्योंकि आज आप वहां से बोरो करके लेके आए हो डॉलर। समझो कि आज अगर आप वहां से उसकी प्रेजेंट वैल्यू बोरो करके लेके आ जाओ, प्रेजेंट वैल्यू मान लो कि वो प्रेजेंट वैल्यू हो जाती है $90,000, हम अभी इंटरेस्ट रेट नहीं ले रहे बीच में। तो आज अगर आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू 90,000 इंडिया बोरो करके लेके आ गए, तो ठीक 6 महीने बाद क्या इंटरेस्ट के साथ $1,00,000 देना नहीं पड़ेगा? देना पड़ जाएगा। बहुत सही बात है। बस आपको यहाँ पे एक्सचेंज रेट का कोई मतलब नहीं बनाना ना, आज ही पैसा लेके आ जाओ वहाँ से, किसी और से बोरो कर लिया। तो बैंक से आपने आज बोरो कर लिया $90,000। कितना बोरो किया? जो भी आपको पेबल आ रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू बोरोइंग रेट पे बोरो कर लिया। अब आप इंडिया लेके आ गए, ये आपने क्या करा सर? बोरो करा। क्या करोगे इसका आज स्पॉट मार्केट में? अब ये यहाँ जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो स्पॉट के हैं, ये 6 मंथ्स एंड के। अब मैं आज की बात पे आ रहा हूँ, क्या करोगे इसका लाके? कुछ नहीं कर सकते, इसको आपको बेचना पड़ेगा स्पॉट में। तो आपके पास आए थे, ये आपके पास चले गए $90,000। बेच के क्या मिलेगा आपको? बेच के आपने खरीदे रुपए, लेट से वो हो जाते हैं 78 लैक्स, मैं सिंप्लिसिटी के लिए 70 लाख ले लेता हूँ। तो 70 लैक्स आपको रुपीज़ मिल गए। क्या करोगे इसका? इन्वेस्ट कर दो सर उसी देश में। हमारे ही देश में हमने 70 लैक्स इन्वेस्ट कर दिए। देखो कहानी ज़ीरो हो गई, 90 आए 90 गए, 70 आए 70 गए, हो गए। अब आपको ठीक 6 महीने बाद क्या होगा? इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट लेट से फॉर एग्जांपल 12% का आता है, तो 6 महीने के लिए 6% का हो गया। तो 6% का इनकम इंटरेस्ट मिलेगा आपको यहाँ पे, वो कुछ हो जाएगा 74,20,000। कहानी खत्म। यस। तो 6 महीने के एंड में यानी कि एक्सपायरी पे दो चीज़ होगी सर, ध्यान देना। दो चीज़ होगी। आप अपने कस्टमर को बोलोगे कि आप बैंक को पेमेंट कर दो अपने ही देश में, हमको मत भेजो वो डॉलर। तो दोनों जो रिसीवेबल पेबल है सेटल हो गया, बोरोइंग सेटल कर दी हमने वहीं के वहीं पे। और इंडिया में हमको हमारी बैंक 74,20,000 रुपीज़ दे देगी। एक ज़ीरो ज़्यादा हो गया क्या? कहानी ख़त्म। तो देखो दोनों देश में अपन अपने अपने करेंसी में सेटलमेंट हो रहा है। ये हम ले लेंगे अपने ही देश से, ये हम वहाँ के वहाँ सेटल कर देंगे। ये होती है कहानी। इसको बोलते हैं मनी मार्केट हेज। देखो अब मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ। तो हमारे पास अगर वी हैव फॉरेन करेंसी रिसीवेबल, तो हमको क्रिएट करना पड़ेगा फॉरेन करेंसी पेएबल। और वहाँ पेएबल कब आएगा? जब आज हम बोरो करके लेके आएंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी पेएबल। हम बोरो करके लेके आ गए, सेल फॉरेन करेंसी एट स्पॉट। तो आपने क्या करा? बाय करा होम करेंसी एट स्पॉट, मतलब तो वही हुआ। ठीक है, तो बाय करने के बाद उस होम करेंसी को क्या करा? इन्वेस्ट होम करेंसी एट रेट ऑफ होम कंट्री। ये जो प्रेजेंट वैल्यू आप बोरो करके लेके आए थे एट रेट ऑफ फॉरेन कंट्री, बोरोविंग रेट ऑफ फॉरेन कंट्री। तो मैं उसको ऐसा लिख देता हूँ सिंपल, बोरोविंग रेट फॉरेन करंट कंट्री का। और ये हो गया सर डिपॉजिट रेट होम कंट्री का। बी यानी बोरोविंग, डी यानी डिपॉजिट, एफ सी एच सी। ठीक है, ये तो हो गया ज़ीरो टाइम पे सर ट्रांजेक्शन। लेकिन ठीक 6 महीने यानी कि मेचोरिटी पे क्या होगा? या फिर सीधा सीधा अच्छे से वर्ड यूज़ करो, ड्यू डेट। सिंपल, रिसीव इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स।
वो आपको होम करेंसी में मिल जाएंगे। और सेटल कर लो फॉरेन करेंसी पेबल को विथ फॉरेन करेंसी रिसीवेबल, उसी के कंट्री में सेटल कर लो, दोनों को लाओ ही मत, ना पैसा फॉरेन करेंसी का देना बनता ना लेना बनता। तो ये हो गया सर आपका हेजिंग। बेसिकली जो पैसा आपको 6 महीने बाद आने वाला था, ध्यान देना यहाँ पे, जो पैसा आपको $1,00,000 6 महीने बाद आने वाला था वो आप आज ही लेके आ गए, बस प्रेजेंट वैल्यू लेके आ गए उसकी, ख़त्म, बोरो करके। अब अगर यही चीज़, ये तो एक्सपोर्टर के केस में हो गया कि वी हैव रिसीवेबल, अगर वी हैव पेबल है तो बहुत सिंपल, ध्यान देना, अगर आपके पास में पेबल है तो आप क्या क्रिएट करोगे, रिसीवेबल क्रिएट करोगे। अब वहाँ से पैसा लेना कब क्यों बनेगा आपको, जब आज आप वहाँ पे कुछ डिपॉजिट कराओगे तभी तो लेना बनेगा। तो बोरो आ रहा था यहाँ पे, हमने आज फॉरेन करेंसी डिपॉजिट करा दी। अरे आज वहाँ फॉरेन करेंसी डिपॉजिट कराने के लिए पहले आपको वो फॉरेन करेंसी खरीदना पड़ेगा, तो सेल की जगह आ जाएगा बाय फॉरेन करेंसी, जो कि होगा सेल होम करेंसी से। इंडियन करेंसी सेल करोगे तब तो फॉरेन करेंसी खरीदोगे, ध्यान देना, इंडियन करेंसी होम करेंसी सेल करी, फॉरेन करेंसी खरीदी और उसको डिपॉजिट करा, तो तब जाके तो आपको रिसीवेबल क्रिएट हो रहा है 6 महीने बाद। अच्छा, और अब इंडियन करेंसी या होम करेंसी सेल जो करी आपने, वो पहले खरीदनी भी तो पड़ेगी, कहाँ कहीं से लानी पड़ेगी, तो आप उसको करोगे बोरो, बोरो होम करेंसी एट बोरोविंग होम कंट्री रेट। तो देखना एग्जैक्ट अपोजिट है इस चीज़ का, जो चीज़ यहाँ रिसीवेबल है वो पेबल है, जो पेबल है वो रिसीवेबल है, ये बोरो है वो ये डिपॉजिट है, ये सेल है ये बाय है, ये बाय है ये सेल है, ये इन्वेस्ट है ये बोरो है, एग्जैक्ट अपोजिट। अब कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे, उसके साथ हमें ये समझ में आएगा मनी मार्केट इज कॉन्सेप्ट। समझो, एक लाइन में कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इस तरह से सिचुएशन क्रिएट करो कि ड्यू डेट पे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई कैश का फ्लो ही ना हो, अपने अपने कंट्री में सेटल कर लो। चलो, यह है सर क्वेश्चन नंबर 79, इसको सॉल्व करेंगे उसी तरह से। एक इंडियन एक्सपोर्टिंग फर्म है, ध्यान देना, एक इंडियन का एक्सपोर्टिंग फर्म है रोहित एंड ब्रदर्स, वुड बी कवरिंग इट सेल्फ अगेंस्ट अ लाइकली डेप्रिशिएशन ऑफ पाउंड स्टर्लिंग। आपको नीचे डेटा दिया हुआ है, उसको 5,00,000 पाउंड्स आने वाले हैं, डेट 3 महीना, आज का स्पॉट रेट भी दिया हुआ है, ठीक है, 3 महीने के इंटरेस्ट रेट भी दिए हुए इंडिया यूके के। क्या करना चाहिए एक्सपोर्टर ने, सिंपल पूछ बोल दिया, आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते, यहाँ पे फॉरवर्ड रेट दिया हुआ नहीं है। आप बोलोगे सर इंटरेस्ट रेट पैरिटी थेरी से फॉरवर्ड रेट निकाल लेते हैं क्योंकि स्पॉट रेट और दोनों कंट्री के इंटरेस्ट रेट दिए हुए, नहीं, उससे थेरोटिकल फॉरवर्ड रेट निकलता है, प्रैक्टिकल या एक्चुअल फॉरवर्ड रेट नहीं निकलता। फ्यूचर्स का डिटेल नहीं है, ऑप्शंस का डिटेल नहीं है, लीडिंग लैगिंग के लिए डिटेल नहीं है, तो बचा सिर्फ एक ही है, वो है मनी मार्केट। यहाँ क्वेश्चन कभी ये ज़रूरी नहीं है कि बोलेगा मनी मार्केट से आंसर निकालो, पर आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए, हमारे पास फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है, सो चलो मैं थोड़ा फास्ट में ले जाऊंगा इसको, क्योंकि लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, या एक क्वेश्चन का फॉर्मेट में लिखवा देता हूँ सही तरीके से। देखो, वी हैव, अगली बार फॉर्मेट नहीं देखेंगे, अगली बार फटाफट स्टेप्स देखेंगे। फॉरेन करेंसी रिसीवेबल, हमें ठीक 5,00,000 पाउंड आएंगे 3 महीने बाद, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉरेन करेंसी पेबल, ऐसा कुछ करना है कि 3 महीने बाद हमें 5,00,000 पाउंड देना पड़ जाए वहाँ पे। वो देना कब पड़ेगा, जब हम आज बोरो करके लेके आएंगे, बोरो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5,00,000 पाउंड। 3 महीने से क्या बोरो कर रहे हो आप, पाउंड बोरो कर रहे हो, तो पाउंड का रेट क्या है 5% पर एनम, तो 3 महीने का रेट हो गया 1.25%, सही है, तो आप लिखोगे 1.0125, ये डिस्काउंटिंग करना बोलते हैं इसको, ठीक है। तो 5,00,000 1.0125, ये आ गया कि आपको आज वहाँ से 493,827 पाउंड बोरो करके लेके आना है।
जैसे आज इतना बोरो करोगे तो इतने इंटरेस्ट के साथ वो 5 लाख पाउंड आपको देने बन जाएंगे 3 महीने बाद, जो कि आप ये रिसीवेबल से सेटल कर लोगे। आप अपनी पार्टी को बोलोगे कि यहाँ पे पेमेंट कर दो। ठीक है, आगे देखो। तो बोरो प्रेजेंट वैल्यू हो गया। अब ये बोरो करके आज लेके आए हो आप, क्या करोगे इस पाउंड का? सेल फॉरेन करेंसी एट स्पॉट। तो आप 493 ये लेके आए हो, ये पे कर दोगे। 493,827 पाउंड बेचोगे और बाय कर लोगे होम करेंसी। क्या रेट चल रहा है? 56 का रेट चल रहा है, एट 56। तो वो रुपीज़ आपको मिल जाएंगे 276, 54 और 312। क्या करोगे इन रुपीज़ का? आप इन्वेस्ट कर दो, इन्वेस्ट रुपीज़। तो कर दिया, 3 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दो। अब ठीक 3 महीने बाद में इंटरेस्ट के साथ ले लेना। इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स, ये हो गया T 3 मंथ्स, और ये जो सारी कहानी थी ये थी T0 पे। इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स 2765,4312 यानी 2,76,54,312 पे आपको 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम, यानी कि 1.03। तो आंसर आता है आपका 2,84,83,941। ख़त्म। एक्सपायरी पे ये करोगे और यहाँ पे सेटल, यहाँ पे एक और चीज़ लिख लो, सेटल FC पेबल विथ FC रिसीवेबल। और कुछ करना ही नहीं है, आपको अपने देश से ही पैसा मिल जाएगा। देख लो एक्सपायरी पे कहाँ हमको स्पॉट रेट की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ के, या किसी और रेट की ज़रूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही। सर स्टेप्स याद कैसे करें? सर स्टेप्स याद करने का मैं सिर्फ आपको एक ही तरीका बताता हूँ। हर एक स्टेप के बाद पैसा आ रहा है तो जाएगा, जा रहा है तो आएगा। ध्यान देना, ये रिसीवेबल है यानी कि पैसा आने की बात चल रही है यहाँ पे, तो आप पैसा जाने की बात क्रिएट कर लो। और अगर जाने की बात है तो पहले पैसा वहाँ से लेके आओ। वो लेके आया तो ये पैसा मार्केट में बेच दो, बेच के दूसरा पैसा होम करेंसी ले लो, लेके वापस वो दे दो, और दे के वापस ये ले लो इन्वेस्टमेंट। तो देखना हर स्टेप के बाद पैसा, या हर आने के बाद पैसा जा रहा है, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस। तो बस इतना याद रखो, अगर आपको याद ही रखना है तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि पहले पैसा आएगा फिर जाएगा, फिर आएगा फिर जाएगा। ऐसे नहीं है कि एक साथ दो पैसा आ जाएगा, एक साथ दो पैसा चला जाएगा करेंसी में। सिचुएशन ऐसी क्रिएट करो। आया समझ में? 28483941, 28483941। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पे ध्यान देना, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, अब पहली बार ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आपको स्पॉट रेट पॉसिबल वाले दिए हुए हैं, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। आओ देखो, सन लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है और उसे $5 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरत का मतलब है उसे पे करना है, उसके पेबल से। इन दिस कनेक्शन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन। आपको स्पॉट रेट दिया है 71 रुपीज़ पर डॉलर, 90 डेज़ का फॉरवर्ड रेट भी दिया है 73 रुपीज़ पर डॉलर, और इंटरेस्ट रेट दिया है दोनों कंट्रीज़ का, US इंडिया। 90 डेज़ के लिए डिपॉजिट करना है तो अलग रेट है, बोरो करना है तो अलग रेट है। एक कॉल ऑप्शन अवेलेबल है ऑन डॉलर, क्योंकि आपको डॉलर खरीदना है इसलिए डॉलर पे आपको कॉल ही लेना पड़ेगा, राइट टू बाय। एक्सपायर्स इन 90 डेज, जिसकी एक्सरसाइज प्राइस है 74 रुपीज़ का और प्रीमियम है 0.10 रुपीज़ पर डॉलर। यानी टोटल प्रीमियम कितना आ गया? 50,000 का, क्योंकि $5 लाख पे 0.10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50,000 का आएगा। सन लिमिटेड ने फोरकास्ट किया कि 90 डेज बाद स्पॉट रेट कुछ इस तरह से रहेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज वुड बी मोस्ट प्रिफरेबल? सिंपल सी बात है, जिसमें पैसा सबसे कम लगेगा। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत इजीली निकाल सकते हो, $5 लाख मल्टीप्लाइड बाय फॉरवर्ड रेट है 73। ठीक है, तो आपको इसमें कितना देना पड़ेगा? 36, ये रहा 3,65,00,000 यहीं पे दिया हुआ है।
उसके बाद लास्ट वाला पार्ट देखो, नो हेजिंग। अगर हेजिंग नहीं करते तो क्या होता, उस दिन के स्पॉट रेट पे कन्वर्ट करते, यानी कि वो आएगा इनसे मल्टीप्लाई करने के बाद 1.18.125 36.5 18.625, यह आता है 73.25। ये देखो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 5 लाख को 73.25 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पेमेंट आता है 36625,000। सो 3,36,50,00,000 नहीं, 3,65,00,000 या 3,66,00,000। तो पहली बात तो ये तो कट ही गया है यहाँ से, ये तो 3,66,00,000 आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं मनी मार्केट हेज पे। मनी मार्केट हेज में आप देख रहे हो क्लियरली कि आपके फॉरेन करेंसी पेबल्स है। चलो, ये रिसीवेबल वाला एक क्वेश्चन हमने कर लिया था, एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, मनी मार्केट हेज का पेबल्स वाला। बाकी मनी मार्केट हेज में और कोई कॉम्प्लेक्सिटी हो ही नहीं सकती सिवाय कोर्ट के। डायरेक्ट कोर्ट की जगह इनडायरेक्ट दे दिया तो अब बिड उठाना कि आस्क उठाना, वहाँ आपका टेस्ट किया जा सकता है। वी हैव फॉरेन करेंसी पेबल्स, ठीक है, कितने, $5,00,000। तो आप क्या करोगे, क्रिएट रिसीवेबल्स $5,00,000। अच्छा, कितने दिन का है ये, 90 डेज। तो 90 डेज बाद हमें वहाँ से रिसीवेबल कब क्रिएट होंगे, जब आज हम वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे फॉरेन करेंसी। सही बात बोल रहे हो ना, फॉरेन करेंसी, और वो भी कितना, इन्वेस्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $5,00,000। तो आप क्या इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हो, डॉलर। तो डॉलर का डिपॉजिट रेट, एक तो यूएस और फिर डिपॉजिट रेट, तो ये आ गया 2.50%। ठीक है, तो 1.025, हम इसे 90 डेज का ही रेट मान रहे हैं, इसे वो साल भर का नहीं मान रहे। ठीक है, तो ये 1.025 आ गया। तो हमें कितने डॉलर आज इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, 487,805। अब इतने डॉलर वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए पहले हमें बाय तो करने पड़ेंगे एट स्पॉट। तो बाय करो 487,805। ये बाय करने के लिए आपको रुपी सेल करना पड़ेगा। आज का रेट क्या है स्पॉट का, 71। तो एट 71 अगर आप करना चाहते हो तो 487,805 इंटू 71 के हिसाब से आपको कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, 3,46,00,000, 34,155। इतने रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ये रुपीज़ आएंगे कहाँ से बेचने के लिए, आप करोगे बोरो किया, उसको यहाँ दिया, उससे डॉलर खरीदा, डॉलर को इन्वेस्ट करा, रिसीवेबल को पेबल के साथ में सेटल करा। तो आप आज बोरो कर लो, ये लो सर 3,463,4,155। अब इसका क्या करना है सर, 90 डेज़ का इस पे इंटरेस्ट चुकाना है बस। t इज इक्वल टू 90 डेज़ लोगे तो आप रीपेमेंट दिखाओगे बस यहाँ पे, रीपेमेंट 3,46,34,155 इंटू, अब बोरो किया आपने इंडिया का 90 डेज़ का, तो 6% रेट लगेगा, 6% यानी 1.06। तो पेमेंट आएगा 3,67,12,204। देख लो, इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मनी मार्केट हेज में फॉरेन करेंसी पेबल रिसीवेबल अपने आप सेटल हो जाएंगे। तो ये आ रहा था 367,12,204। समझ में आ जाता है तो 4 स्टेप में भी आंसर हो सकता है, फिर ये इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार एक ही चीज़ को। ठीक है, अब आते हैं सर मेन पार्ट पे इस क्वेश्चन के, वो है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। क्या होगा ऑप्शन में, आज आपने कॉल ऑप्शन खरीदना है तो क्लियर हो गया, वहाँ पे क्वेश्चन ही खुद पुट का तो डिटेल दे ही नहीं रहा है, आप कॉल ऑप्शन खरीदोगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हो गया बाय कॉल। अब बाय कॉल के लिए आप करोगे पे प्रीमियम। प्रीमियम कितना आ रहा है सर, $5,00,000 पे 0.10 के हिसाब से 50,000 रुपये का प्रीमियम आएगा।
वो आप बोरो करोगे इंडियन करेंसी में, बोरो करोगे तो उसको इंटरेस्ट के साथ चुकाना भी तो पड़ेगा, ठीक है। तो 50,000 इंटू 1.06 ले लेता हूँ, मेरा 90 दिन बाद 90 डेज बाद 53,000 रुपीज़ का प्रीमियम का एक आउटफ्लो दिखेगा रीपेमेंट में, ठीक है। अब मैंने खरीद लिया कॉल ऑप्शन, अब मैं हर डॉलर को 90 डेज़ में 74 के रेट से खरीद सकता हूँ, ठीक है। और मुझे यहाँ पे स्पॉट रेट्स भी दिए हुए हैं, तो मैं तो पहले डिसाइड करूँगा कि देखो 74 74 74 ये है मेरी स्ट्राइक रेट, ये है स्पॉट रेट। हर केस में मैं डिसाइड करूँगा कि क्या मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहता हूँ। तो आप पहले वाले में बोलोगे कि ऑप्शन एक्सरसाइज आप नहीं करना चाहते, क्योंकि मार्केट में 72.50 का अगर आपको डॉलर मिल रहा है तो 74 में कोई क्यों खरीदेगा। इस केस में भी आप ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करना चाहोगे। और इस केस में ध्यान देना, आप ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे तो पे ऑफ कितना 0 और अल्टीमेटली आपको 0.50 का यहाँ पे पे ऑफ मिलेगा, 50 पैसे का, दोनों में डिफरेंस जो है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लो। अब इनके होने के भी तो चांसेस है ना, तीनों के 100% चांसेस तो नहीं है, ये इतने चांसेस है। तो पहले तो 2 0 ये छोड़ दो, 0.50 को 25% की प्रोबेबिलिटी से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कितना मिलेगा, 0.50 का 25% आता है सिर्फ 0.125। इतना पे ऑफ मिलेगा ऑप्शन में आपको। आप ऐसे भी ले सकते हो या फिर स्पॉट रेट, ठीक है। इतना पे ऑफ मिलेगा आपको ऑप्शन में हर रुपए, हर डॉलर पे, ठीक है। और कितने डॉलर है आपके, 5 लाख, तो 5 लाख से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको कितना फ़ायदा हुआ यहाँ पे, 62,500 का, 62,500 का आपको हो गया फ़ायदा। गेन फ्रॉम ऑप्शन। ऑप्शन हमेशा कैश में सेटल होता है, भले ही इंस्टीट्यूट का दिखाने का तरीका अलग होगा, आप कैसे भी उसको प्रेजेंट करो, आंसर मैच करना चाहिए। ऑप्शन में 3 चीज़ें होगी, ध्यान देना। यहाँ आप एक तो करोगे रीपेमेंट प्रीमियम का, क्योंकि प्रीमियम खरीद बोरो करा था आपने, यहाँ पे बोरो करके ही ऑप्शन खरीदा था। फिर एक आएगा सर ऑप्शन का सेटलमेंट, ठीक है। और फिर एक्चुअल में जो 5 लाख डॉलर बोरो करने हैं, बाय करने हैं आपको सामने वाले पार्टी को पेमेंट करने के लिए, वो आप स्पॉट पे ही खरीदोगे, प्रैक्टिकली वो स्पॉट पे ही आप खरीदोगे। अच्छा, तो मैं 2 चीज़ें ले लेता हूँ। एक तो हमारा रीपेमेंट आ रहा था 53,000 का प्रीमियम का इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। और इसके अलावा ऑप्शन जब सेटल हुआ तो हमको फ़ायदा हुआ 62,500 का, तो ये 62,500। अब आप बताओ, जो 5 लाख डॉलर आप स्पॉट पे खरीदोगे तो स्पॉट के रेट पे खरीदोगे, स्पॉट का एवरेज रेट जो आ रहा था प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद वो था 73.25, तो वो आएगा 3,66,25,000। तो ये कैश आउटफ्लो है, ये कैश आउटफ्लो है, ये कैश इनफ्लो है, करो टोटल। तो आता है 3,66,15,500। चलो 366,15,500। अब देखो इंस्टीट्यूट का आंसर, प्रेजेंटेशन वेरी करेगा, ये रहा 366,15,500, 366,15,500। पर इंस्टीट्यूट ने जो दिखाया वो तरीका अलग था, ये तरीका अलग था। इंस्टीट्यूट ने सिर्फ ऑप्शन का पे ऑफ नहीं दिखाया सर, ऑप्शन का पे ऑफ नहीं दिखाया। इंस्टीट्यूट का तरीका कि देखो बहुत सिंपल सा है, बोला कि देखो ये स्ट्राइक प्राइस, ये है आप उस दिन की स्पॉट प्राइस, ठीक है। अब उस दिन की स्पॉट प्राइस पे आप एक्सरसाइज करोगे क्या, 72.5 चल रहा है तो 74 में क्यों एक्सरसाइज करोगे। एक्सरसाइज करने का मैं रेट ले लेता हूँ, ये 74। तो क्या 74 में एक्सरसाइज करोगे, आपने बोला नहीं। अगर आपने नहीं बोल दिया इसका मतलब क्या आप डॉलर खरीदोगे ही नहीं, डॉलर खरीदेंगे सर, लेकिन फिर हम स्पॉट रेट पे खरीदेंगे। तो ये उन्होंने स्पॉट रेट ले लिया 72.50, और प्रीमियम आप पहले ही दे चुके थे, जबकि प्रीमियम यहाँ नहीं लेना चाहिए था, बट ठीक है। जो प्रीमियम लिया उन्होंने हर बार ऐड कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो वो 72.60 आ गया। अगर मार्केट में 73 रहा तो फिर भी आप 74 में नहीं खरीदोगे, तो किस पे खरीदोगे, 73 में। ये रहा ले लिया आपने
0.10 का प्रीमियम ऐड करके। अगर मार्केट में 74.50 रहा तो आप एक्सरसाइज करोगे, और एक्सरसाइज करोगे तो अब आप 74 में खरीदोगे डॉलर को, और 10 पैसे ये तो आ गया 74.10। अब आप इसमें ऐड नहीं करोगे, तो ये आपकी तीनों आ गई एक्सपेक्टेड प्राइसेस। अब इसको अननेसेसरीली टाइम वेस्ट होता है ये सब में मल्टीप्लाई करने में $5 लाख से। आप सीधा सीधा उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, एक रेट आएगा उसको आप 5 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, और आखिरी में सिर्फ इंटरेस्ट लेना प्रीमियम पे। प्रीमियम पे सिर्फ इंटरेस्ट लेना, क्योंकि प्रीमियम यहाँ पे ऑलरेडी आप इंक्लूड कर चुके हो, तो प्रिंसिपल रीपेमेंट इसी में आ गया और इंटरेस्ट अलग आ गया। तो अगर आप इमेजिन करके सॉल्व करोगे ना तो ये स्टेप्स नहीं आएगी जो यहाँ पे लिखा है। इमेजिन करोगे तो देखो यार, मैंने जो बोरो किया था वो मैं पूरा रीपेमेंट इंटरेस्ट के साथ अलग से दिखाना चाहूँगा, सिर्फ 3,000 दिखा के कोई समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या। बच्चों का बोलना आएगा कि सिर्फ इंटरेस्ट ही क्यों दिया, प्रिंसिपल का है, प्रिंसिपल ये यहाँ है, कैसे समझाए। फिर दूसरा, ऑप्शन में हमेशा पे ऑफ मिलता है, तो वो पे ऑफ अलग से दिखाना चाहिए। वो पे ऑफ अब आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा, वो मिक्स हो गया इसके अंदर में। मैं बताऊं आपको, ये जो उन्होंने क्या मिक्स करा, उन्होंने इन दो चीज़ों को, इसको और इसको मिक्स करके दिखाया है। और इतना भी नहीं, इस 53 में से भी 50,000 मिक्स हो गया और सिर्फ 3,000 अलग से दिखाना पड़ा। टोटल मैच हो रही है, नो डाउट अबाउट इट। मेरा आपको सजेशन ये है कि इससे इमेजिनेशन जो है आपका वो बिल्डअप नहीं हो पाता। तो अब आप क्या करोगे, आप रट लोगे कि ये स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए। आप रट लोगे, लगा लो शर्त, कोई भी है रट लेगा, पर असली जो आपको फायदा होता है ना, रटने में मेहनत ज़्यादा लगती है। बिना मेहनत का मैं बता रहा हूँ ना, कम मेहनत में क्या होगा, जब आपको ट्रांजैक्शन सच में पता होंगे, जब आप रियल लाइफ में जाओगे, ऑप्शन में डील करोगे, तब आपको पता लगेगा अरे ऐसे थोड़ी होता है ट्रांजैक्शन, होता तो पे ऑफ में है। बस वही फ़र्क है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे अगली बार कैसा आता है। तो प्रेजेंटेशन अगर आपने ऐसा भी रखा ना, ये सब चीज़ें दिखा के स्टेप बाय स्टेप एक ही टेबल में, कि देखो स्पॉट पे ही $5 लाख खरीदा जाएगा, ऑप्शन का तो जो भी सेटलमेंट होएगा लेना देना करा जाएगा, पे ऑफ अगर आएगा तो पे ऑफ ही आएगा, क्योंकि प्रीमियम आप दे चुके हो, रीपेमेंट प्रीमियम दे चुके हो। ऑप्शन में मेच्योरिटी पे नुकसान नहीं आता, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ज़ीरो आएगा, तो वो भी दिखाना चाहिए ना। डेरिवेटिव्स में हमने ये सीखा तो है। ठीक है, तो हम जाएंगे सर कौन से स्ट्रैटेजी के लिए, फॉरवर्ड के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उसमें सस्ता पड़ रहा है, नो एजिंग तो बहुत महंगा है। ठीक है सर। ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, हमको 3 लाख पाउंड की ज़रूरत है। इसमें भी कॉल ऑप्शन है, $1.97 का रेट है, और प्रीमियम 0.04 का है। तो ये भी मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, होमवर्क है, एग्जैक्टली सेम है। 180 डेज़ है, 90 डेज़ की जगह 180 डेज़ के डिपॉजिट और फॉरवर्ड रेट है। ये स्पॉट रेट हो गया, ये फॉरवर्ड रेट हो गया। ठीक है, सिर्फ इंडियन करेंसी वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, और वैसे ही 3 स्पॉट रेट दी हुई है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके, फॉरवर्ड, मनी मार्केट, ऑप्शन और नो एजिंग, एग्जैक्ट वैसा ही। ठीक है सर, तो ये वाला पार्ट आप अपने लैंड पे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 भी देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये फॉरवर्ड है, सीधा फॉरवर्ड रेट पे ले लेंगे। मनी मार्केट में कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको, एग्जैक्ट सेम है, हम इम्पोर्टर है इस केस में, तो वी हैव अ फॉरेन करेंसी। पेबल है तो रिसीवेबल क्रिएट करो। रिसीवेबल के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करने के लिए पहले वो करेंसी बाय करनी पड़ेगी, वो करेंसी बाय करने के लिए दूसरी करेंसी सेल करनी पड़ेगी, और दूसरी करेंसी सेल करने के लिए आपको वो वाली करेंसी बोरो करनी पड़ेगी, और इसी बोरोइंग का आप रीपेमेंट कर दोगे एक्सपायरी पे। कहानी ख़त्म, रेट्स आपको सारे दिए हुए। ठीक है, ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन में क्या है, आपको यहाँ पे मैं आपको बेसिक ऑप्शन वाला पार्ट समझा देता हूँ। आपको $364,897 बाय करने हैं, लेकिन डॉलर इज़ नॉट द बेस करेंसी हियर। आपकी यहाँ पे बेस करेंसी है पाउंड, जो आपकी होम करेंसी है। ठीक है, ऑप्शन में भी अगर आप ध्यान दोगे तो ऑप्शन का भी असेट साइज जो है वो पाउंड में है, जीबीपी में है। तो बात करो कि जीबीपी में आप क्या करना चाहते हो, जीबीपी में आप खरीदना चाहते हो एक्सपायरी पे या बेचना चाहते हो। सिंपल है सर, मैं डॉलर खरीदना चाहता हूं तो पाउंड बेचना चाहता हूं। मुझे तो डॉलर खरीदना है एक्सपायरी पे, तो पाउंड बेच के ही तो खरीदूंगा। तो जीबीपी में बेचना चाहता हूं, आई नीड अ राइट टू सेल जीबीपी, और अगर मेरे पास राइट टू सेल जीबीपी आ रहा है तो आई विल टेक अ पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन में मेरा प्रीमियम जाएगा $0.096 का, जबकि मैं हूँ यूके से। डॉलर का प्रीमियम जाएगा हर पाउंड के लिए। ठीक है,
यहाँ पे स्पॉट रेट नहीं दिया हुआ है, तो जो स्ट्राइक रेट है वही फाइनल रेट रहेगा एक्सरसाइज करने का। तो अब देखो मैं ये वाला पार्ट जो सबसे डिफिकल्ट है वो मैं समझा देता हूँ इसका। 82 $364,897 को अगर आप स्ट्राइक रेट से डिवाइड करोगे जो कि है 1.70, तो आप कितने पाउंड बेचना चाहोगे वो आ गया सर आपका यहाँ पे। आप इतने पाउंड बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो 214,645, इतना आउटफ्लो आपका हो गया कंफर्म। पर ये ऑप्शन लेने के लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अब प्रीमियम का कैलकुलेशन है सबसे बढ़िया इसमें। प्रीमियम जो आपको पे करना है वो है 0.096, सही बात है, पर ये है $0.096 हर पाउंड पे, 214,645 जितने का पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट करा उतने। तो आपको प्रीमियम अब चुकाना है डॉलर्स में, जो कि आ रहा है 20,606। एक बार फिर से चेक करता हूँ। हम्म 1.70, 364,897 डिवाइडेड बाई 1.70 इंटू 0.096, 2606। ठीक है, अब इतने डॉलर का प्रीमियम आज चुकाना पड़ेगा, तो इतने डॉलर आपको खरीदने पड़ेंगे बाय डॉलर एट स्पॉट। तो आप इतने डॉलर पहले खरीद के तो लाओ, 606 पुट का ही प्रीमियम है ना ये। अब इतने डॉलर खरीदने के लिए आपको सेल करना पड़ेगा पाउंड। आप पाउंड सेल करोगे स्पॉट में, स्पॉट रेट में पाउंड ही बेस करेंसी है। आप पाउंड सेल करना चाहते हो, बैंक पाउंड खरीदेगी 1.5617 पे। तो 2606 1.5617, तो वो आता है कुछ पाउंड 13,194 एक बार देखने दो, मुझे ना डाउट हो रहा है उसके पाउंड वाले कैलकुलेशन पे, प्रीमियम वाले पे। हाँ यहाँ पे तो गड़बड़ है। देखो क्वेश्चन हमने शायद पूरा पढ़ा नहीं, तो वो एक चीज़ की गलती मैं थोड़ी सुधार लेता हूँ। ठीक है, प्रीमियम के कैलकुलेशन बस यहीं से आपका थोड़ा सा गड़बड़ है। देखो आपने इतना पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 214,645, लेकिन पंगा है कि आप डायरेक्ट इतना नहीं कर सकते क्योंकि आपको यहाँ पे लॉट साइज दी हुई है 12,500। ये नहीं दिया रहता तो सब सही रहता, 12,500। तो आप नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखो कितने कर रहे हो, 214,645 डिवाइडेड बाय 12,500, ये भी पाउंड में है, ये भी पाउंड में है, तो वो आते हैं सर 17.717 कॉन्ट्रैक्ट। यानी ये फ्रैक्शन में तो ले ही नहीं सकते, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज कवर हेज 17 कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर ऑप्शन। इसका मतलब है 17 इंटू 12,500 आप बेचने के लिए, पुट ऑप्शन है, इतने पाउंड आप बेचने के लिए रेडी हो, 2,12,500 अंडर ऑप्शन, और हर एक का रेट 1.70 के हिसाब से आपको डॉलर मिल जाएंगे। तो अब आपको डॉलर कितने मिल रहे हैं, 361,250,
ऑप्शन में सिर्फ इतने ही डॉलर मिलेंगे आपको सर। तो अब लेकिन हमें तो चाहिए 364,897। तो ध्यान देना, कवर द अनहेज्ड पोर्शन अंडर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में कवर कर लो, उतने पार्ट के लिए आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लो, ठीक है। अब ध्यान देना कितना पार्ट आता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 364,897 में से 361,250 तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, 250। तो बचा कुचा जो $3,647 है वो आप फॉरवर्ड रेट पे करवा लोगे कन्वर्ट। अच्छा, फॉरवर्ड रेट आपको दिया हुआ है, कौन सा रेट लोगे 6 मंथ्स का फॉरवर्ड का? आपको डॉलर खरीदने हैं, पाउंड बेचना है, बैंक पाउंड खरीदेगा, ये रेट लगेगा क्योंकि पाउंड इज द बेस करेंसी। तो 1.5455, 1.5455, तो आपको उस दिन इतने पाउंड 2360 इतने पाउंड चुकाने पड़ेंगे $3,647 के लिए, और इतने पाउंड चुकाने पड़ेंगे 3,61250। दो तरीके से आपकी पूरी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो रही है सर। ये दो तरीके से डॉलर आपको खरीदने पड़ेंगे, और ये डॉलर खरीदोगे इस इतने पाउंड देके, ये डॉलर खरीदोगे इतने पाउंड देके, तब जाके आपके $364,897 हो जाएंगे और आप अपने इंपोर्ट का पेमेंट कर पाओगे। तो दो तो कैश फ्लो मैंने निकाल ली जो एक्सपायरी पे होने वाली है। अब सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है आपका प्रीमियम का। 4 जगह से घूमना पड़ेगा। ऑप्शन में प्रीमियम दोगे, और कितने पे दोगे? जितना ऑप्शन में पाउंड बेचने का आपने डिसाइड करा उतने पे। बस यहां कैलकुलेशन देखो, $2,12,500.096। तो कितना डॉलर्स आपको प्रीमियम चुकाना पड़ेगा? आपको चुकाना है सर $20,400 का प्रीमियम, $20,400 का प्रीमियम। और आप हो यूके में, तो सबसे पहले आपको डॉलर ये खरीदने पड़ेंगे, और स्पॉट पे खरीदोगे आप ये। आप डॉलर खरीदोगे, पाउंड बेचोगे, बैंक पाउंड खरीदेगी 1.5617 पे। डिवाइड करते हैं तो आपको इतने पाउंड 13,063 पाउंड पहले तो एक्सचेंज डीलर को देने पड़ेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है डीलर के साथ, ध्यान देना। डीलर को इतने पाउंड दे दो, वो आपको इतने डॉलर दे देगा, फिर यही डॉलर ले जाके आप एक्सचेंज को दे दो इतना ही डॉलर, तो वो आपको 17 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट ऑप्शन के दे देगा। इसके लिए ये करना पड़ा। लेकिन अब आओ एक और चीज़ देखो, वो जो पाउंड आप 13,063 का दे रहे हो, वो सबसे पहले बैंक जाके आपको बोरो करना पड़ेगा, फ्री में थोड़ी कोई पैसा देगा। सो बोरो करोगे आप 13,063। तो यहाँ से आपने बोरो करा पाउंड, डीलर के पास बेचा ताकि डॉलर मिले, और वो डॉलर ले जाके आपने एक्सचेंज को दिया ताकि पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। अब एक्सपायरी पे क्या होगा, बस इसका रीपेमेंट करना है। आपने क्या बोरो करा है? आपने पाउंड बोरो करा है। यूके का बोरोविंग रेट है 7%, तो 6 मंथ्स के लिए हो गया वो 3.5%। तो आप इस पे 1.035 का चार्ज लगा दो। तो अब आपको जो चुकाना है वो है लास्ट वाला पाउंड 13,520। तो 3 तरीके के पेमेंट है सर आपके, ध्यान देना फिर से एक्सपायरी पे। एक तो आपने ये जो प्रीमियम लिया ये चुकाओगे इंटरेस्ट के साथ, उसके बाद 2,12,500 चुकाओगे ऑप्शन में ताकि इतने डॉलर मिल जाए, और फॉरवर्ड में 2,360 पाउंड चुकाओगे ताकि इतने डॉलर मिल जाए। इन तीनों की टोटल करोगे तो ऑप्शन का टोटल कैश आउटफ्लो आएगा। है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। तो ऑप्शन का देखो मैं बताता हूँ, आ जाओ यहाँ पे। ये 17.717 आ रहा था। ये देखो मैं 3 चीज़ें बता रहा हूँ। 2,12,500 ये आपको ऑप्शन में है,
फॉरवर्ड में 2360 पाउंड, ताकि आप इतने डॉलर खरीद सको, ये फॉरवर्ड में हो गया। और प्रीमियम में उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, यहाँ पे 13063 आया ना, तो ये तो 13063 तो हमारा यहीं आ गया था। उन्होंने इंटरेस्ट इग्नोर करा है, जो कि नहीं करना चाहिए। बाकी ये तीनों का टोटल आ गया पाउंड का ऑप्शन। आया समझ में कैसे निकालना है पाउंड में? चलो सर, है इजी है, ऐसा नहीं है कि। अब देखो, सिंपल सिंपल चलते हैं। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये मनी मार्केट हेज। कोई दिक्कत है आपको वापस मनी मार्केट में? आप एक्सपोर्टर हो तो देखो, आपके रिसीवेबल है, आप पेबल क्रिएट करोगे, पेबल के लिए आपको बोरो करना पड़ेगा, बोरो करके आप सेल करोगे वो करेंसी, सेल करोगे तो दूसरी करेंसी बाय करोगे, बाय करोगे तो दूसरी करेंसी इन्वेस्ट कर दो। सिंपल सिंपल ऐसे थोड़ा याद कर लो, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत फास्ट समझ में आता है इसमें। बाकी फॉरवर्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या, आपको पाउंड बेस करेंसी है, $350,000 चाहिए, उल्टा सोचना पड़ेगा। आप अच्छा चाहिए नहीं, आप तो डॉलर बेचना चाहते हो, तो पाउंड खरीदना चाहते हो, बैंक पाउंड बेचेगी। 1.6140 कहाँ गया फॉरवर्ड, ये रहा 6140। वो बस इतना याद रख लेना। तो इसमें भी कुछ नया नहीं है, ये भी मैं आपके ऊपर छोड़ के चल रहा हूँ। बहुत आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है, ख़त्म इतने में। फॉरवर्ड का फॉरवर्ड रेट लगा लिया, मनी मार्केट हेज में वापस वही सारी प्रोसीजर कर लिया हमने। 85 मनी मार्केट फॉरवर्ड, सेम मनी मार्केट फॉरवर्ड, और दोनों के बीच का डिफरेंस कि कितना फ़ायदा नुकसान हुआ। 86। ये क्वेश्चन भी है तो आसान, सिर्फ इसमें एक और तीन चीज़ें, तीन कैश फ्लो दिए हुए हैं, मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन कितना आसान है देखना। हम है यूएस में बेस्ड, ठीक है, हमने इंपोर्ट करा है 4,80,000 पाउंड का, जो कि 3 महीने में देना बनता है। और हमने इंडियन कस्टमर को एक्सपोर्ट भी करा है, जो कि है 1,38,000 पाउंड, जो कि 3 महीने में लेना बनता है। तो आप ध्यान देना, 3 महीने में पाउंड देना बनता है, 3 महीने में पाउंड लेना भी बनता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, फॉरवर्ड और मनी मार्केट लगाने के पहले इन दोनों को नेट ऑफ कर लेंगे, नेटिंग कर लेंगे। हम बोलेंगे इंडियन कस्टमर को कि भाई तू ना एक काम कर, यूके वाली पार्टी को पेमेंट कर दे 1,38,000 का, और बचा कुचा जो अमाउंट है दोनों का, वो हम मनी मार्केट और फॉरवर्ड में कवर कर लेते हैं। इसके अलावा आपने फ्रेंच कस्टमर को इनवॉइस करा है 5,90,000 का, तो ये पैसा आने वाला है। इस केस में आप हो गए एक्सपोर्टर, और उस केस में नेट में आपका पेबल आ रहा है। बस ये देखो 342 का हेज करना पड़ेगा। बाकी आपका सारा आपको रेट्स दिए हुए हैं, रेट में भी कोई दिक्कत नहीं। ये पाउंड पर डॉलर, यूएस डॉलर पर यूरो, बेस करेंसी का ध्यान रखेंगे हम हमेशा। जो बेस करेंसी है वो खरीदना बेचना है हमें, तो रेट बराबर निकलेगा। और उसके बाद ये तीनों कंट्री के रेट्स दिए हुए, इंटरेस्ट रेट हमेशा याद रखना, जब ऐसा दिया होता है तो ये है बिड, ये है आस्क। बिड मतलब इस रेट पे बैंक आपसे पैसा लेती है, यानी आपको डिपॉजिट कराना है तो कम रेट है, और आपको बोरो करना है तो ज़्यादा रेट पे देगी। बैंक हमेशा ज़्यादा रेट पे आपको पैसा देगी, बैंक कमाई ज़्यादा रेट पे ही करती है। बिड यानी बैंक का बाइंग रेट, बाइंग यानी बोरोइंग, तो बैंक आपसे पैसा लेगी कम रेट पे, आपको देगी ज़्यादा रेट पे, ताकि इंटरेस्ट वो ज़्यादा कमा सके। ठीक है, तो इसमें भी दो ही ऑप्शन है आपके, फिर से मनी मार्केट हेज और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये रहा। तो वो आपको करके दिखाना है। यहाँ पे सर हमारा फॉरवर्ड और मनी मार्केट, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, इंटरनल हेजिंग सब खत्म हुआ। अब बात करते हैं स्वैप की, और दो ही क्वेश्चन है स्वैप के, क्वेश्चन नंबर 87 और 88। ठीक है, 87 पे थोड़ा ध्यान देते हैं, बस दो क्वेश्चन सर और कहानी खत्म। ए इनकॉर्पोरेशन और बी इनकॉर्पोरेशन, ये दोनों लोग $2,00,000 और $2,00,000 इन येन बोरो करना चाहते हैं, respectively for a time horizon of 1 year. The prevalent interest rates are as follows. अब ध्यान देना, ए इनकॉर्पोरेशन, अगर याद है आपको इंटरेस्ट रेट स्वैप्स उसी पे बेस्ड है सर ये, और इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी, सिर्फ करेंसी आ गई। और अच्छी बात तो ये है कि एक्सचेंज रेट भी नहीं बदला, 120 का 120 रहेगा स्टार्टिंग से एंडिंग तक। तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे ध्यान देना एक इस चैप्टर का नहीं काम आएगा।
वो सारा काम आएगा इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट वाले चैप्टर का। तो देखो उसी चीज़ पे ध्यान देना है। आपको स्वैप्स में पता होगा कि जिस पार्टी को जो रेट पे लोन चाहिए था उस रेट पे ना दिलवाते हुए हम दूसरे रेट पे दिलवाते थे और फिर दोनों पार्टी के बीच में स्वैपिंग करवाते थे ताकि दोनों को फ़ायदा हो। और हम ये चीज़ इंश्योर करते थे कि मार्केट में जो डायरेक्ट रेट लग रहा है उनको उनसे सस्ता स्वैप में पड़े, सेम करेंसी वाला। ठीक है, तो अब ए इनकॉर्पोरेशन को चाहिए डॉलर का लोन, ध्यान देना, और बी को चाहिए येन का लोन। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ए वाले को हम दिलवाएंगे येन का उल्टा और बी वाले को दिलवाएंगे डॉलर का उल्टा। जब ये एक दूसरे के लिए बोरो करेंगे और एक दूसरे के साथ स्वैप कर लेंगे तब आएगा मज़ा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और आप ध्यान देना, अगर स्वैपिंग नहीं हो तो ए को चाहिए डॉलर का लोन, वो तो 9% पे ले सकता है, और बी को चाहिए येन का लोन, वो 8% पे ले सकता है। आप जो भी स्वैपिंग करने वाले हैं उसमें इन दोनों को 9 और 8 से सस्ता पड़ना चाहिए वो लोन। अगर इससे महंगा पड़ा तो स्वैपिंग महंगी पड़ जाएगी। तो 9 से कम आना चाहिए डॉलर का लोन ए को, 8 से कम आना चाहिए येन का लोन बी को। ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है दोनों बैंक्स, ये है हमारी दोनों पार्टीज़, तो ये हो गई बैंक, ये बी, ये ए। ठीक है, तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ए को हम येन वाला लोन दिलवाएंगे। ठीक है, और बी को हम दिलवाएंगे डॉलर का लोन। तो बी क्या करेगा, बी क्या करेगा, इस बैंक से 2 लाख डॉलर बोरो करेगा और वो दे देगा ए को। तो ए को जो डॉलर चाहिए था वो डायरेक्ट लेने की बजाय अब वो ले रहा है बी के थ्रू। ठीक है, ये समझ में आ गया, जो उसको चाहिए उसको तो मिल गया। अब ध्यान देना, ए क्या करेगा, येन का लोन लेगा अपनी बैंक से और वो दे देगा बी को। तो बी को भी जो चाहिए था वो मिल गया, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, लेकिन अब ए इस बैंक को येन पे इंटरेस्ट देगा, क्योंकि बैंक को कोई लेन देन नहीं है कि आप दोनों ने क्या करा। बैंक बोलेगा येन वाला लोन लिया है तो येन वाला इंटरेस्ट दो, सेम विथ बी। तो अब आप बताओ मुझे कि दोनों को क्या क्या इंटरेस्ट रेट पड़ेगा। बैंक को जब ये लोग देंगे तो बैंक को ये वाले इंटरेस्ट देंगे 5 और 10%। ठीक है, तो इनका जाएगा यहाँ पे 5% और इसका जाएगा भाई का 10%। ये तो मान गए जो बैंक को देना है। अब इन दोनों के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन होंगे इंटरेस्ट के। ठीक है, एक दूसरे के लिए बोरो करा, प्रिंसिपल एक्सचेंज कर लिया, इंटरेस्ट भी तो एक्सचेंज करना पड़ेगा। कितना, ध्यान देना, दे एंटर्ड इन अ करेंसी स्वैप अंडर विच ये एग्री किया गया। क्यों एग्री किया गया, कुछ कस्टमाइज्ड कुछ स्टैंडर्डाइज नहीं है सर इसमें, नहीं है। स्वैप कस्टमाइजेशन पे चलता है, दो पार्टीज मिल बैठ के डिसाइड करती है कौन कितना लेगा देगा। इन्होंने एग्री करा कि बी पे करेगा ए को 1% ओवर, यानी 1% ज्यादा येन लोन इंटरेस्ट रेट पे। जो भी ए दे रहा है येन लोन पे इंटरेस्ट बैंक को, उसके ऊपर 1% और ऐड करके बी ए को वापस दे देगा। तो ए कितना दे रहा है बैंक को, 5, तो बी कितना देना चाहिए ए को, 6। तो हम यहां पे ऐसा निकालेंगे कि बी देगा ए को 6%। 6, तो मैं पहले इनफ्लो आउटफ्लो तो बाद में ले लूँगा। और तो बी दे देगा ए को 6%। इसके बदले में ए ने बोला भाई देखो तुम तो कितना भी दो, मैं तो सिर्फ 9% ही दूंगा। क्लियर लिखा है यहाँ पे कि मैं तो सिर्फ ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 9% मैं तुमको दूंगा। तो ये 9% दे दिया, ख़त्म। अब
कीपिंग द एक्सचेंज रेट इनवेरिएंट, एक्सचेंज रेट में कोई बदलाव मत लाओ। क्वांटिफाई द अपॉर्चुनिटी गेन और लॉस कंपोनेंट ऑफ द अल्टीमेट आउटकम रिजल्टिंग फ्रॉम द डिजाइन करेंसी स्वैप। देखो अब ए के एंगल से देखो तो उसने 5 दिया, 6 लिया और 9 दिया। देख लो इनफ्लो आउटफ्लो, 3 पॉइंट निकलते हैं। 5 दिया, 6 लिया और 9 दिया। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया उसको, एक्चुअल में उसको कितना देना पड़ रहा है ये स्वैपिंग की वजह से, 9 एंड 5 14 माइनस 6, 8% पड़ रहा है उसको स्वैप का रेट। और अगर वो डायरेक्ट बैंक से डॉलर का लेता, ध्यान देना, तो उसको 9% पड़ता। देख लो डॉलर का डायरेक्ट रेट ए को देखना कितना है, 9%, तो उसको गेन कितना हुआ यहाँ पे 1% का। सेम अगर आप बी का देखोगे तो बी बैंक को दे रहा है 10%, ए को दे रहा है 6% और वापस ले रहा है 9%, तो 16 ये हो गया आपका -1 6, ये 7% हो गया। और अगर यही येन लोन बी डायरेक्ट बैंक से लेता तो उसको 8% पड़ता। देख लो उसको 8% पड़ता, तो उसका भी गेन हो गया 1% का, दोनों का गेन 1% का हो गया। और मैं बताता हूँ कैसे। हमने क्वालिटी स्प्रेड नाम की चीज़ सीखी थी इंटरेस्ट रेट स्वैप में। तो येन लोन के बीच में डिफरेंस कितना 3% का है, देख रहे 3%, और डॉलर के बीच में डिफरेंस है 1%, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 2%, जो कि ये पॉसिबल गेन है, इतना गेन हो सकता है। तो ये लोगों ने एक एक करके बांट लिया इक्वल, इसलिए उनको जो उन्होंने ये डील करी ना 6 और 9 वाली, वो यही ध्यान में रख के करा कि दोनों को 1-1% का फायदा होना चाहिए। लेकिन आंसर सिर्फ इतना लिख के नहीं होगा एग्जाम में, उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल करके आपका काम और बढ़ा दिया, वो है सर क्वांटिफाई। बोला कि ये ऐसा नहीं चलेगा, आप ये परसेंटेज लगाओ, ये परसेंटेज आप एग्जैक्टली वो उस $2 लाख पे और $2 लाख जितने येन पे लगाओ तो हम मानेंगे। सिंपल सी बात है। देखो एक चीज़ तो क्लियर है, अगर आप $2 लाख पे लगाते हो तो 1% कितना $2000 आता है, इतना फ़ायदा ए को दिखना चाहिए। और $2 लाख इंटू 120 यानी कि 240 लाख, तो इसने येन कितना लिया था 240 लैक्स का, इस पे 1% निकालोगे तो आई थिंक 2,40,000 का इसको फ़ायदा दिखना चाहिए। यस, दोनों को फ़ायदा इतना आना चाहिए। आपको हर परसेंटेज कैलकुलेट करना है सर, हर परसेंटेज अमाउंट पे कैलकुलेट करना है 2 लाख पे। तो मैं आपको अब एक इंस्टीट्यूट के आंसर के हिसाब से बता देता हूँ। पहले हम ए के एंगल से देखेंगे। तो ए के एंगल से देखो, ए ने बी को कितना दिया 9% दिया। 9% अगर 2 लाख पे कैलकुलेट करोगे तो वो होता है 18,000, ठीक है। और 5 और 6 जो दिया वो येन पे था, येन पे जो भी था 240 लाख, उसको आप कन्वर्ट कर लो डॉलर में। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, देखना, ये 9% तो $18,000 हो गया। बहुत ज़्यादा इन्होंने कैलकुलेशन करे, इतने करने की ज़रूरत नहीं थी। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन देखो इसका, ये देखो इंटरेस्ट वाला, ये प्रिंसिपल वाला तो मैंने आपको बताया था, प्रिंसिपल अमाउंट हम खरीद के दूसरे में स्वैप कर लेंगे, ये स्वैपिंग हो गई, क्या लिया गया। ये इंटरेस्ट वाला देखो, लेंडर को यानी बैंक को हमने 5% दिया 240 लाख येन पे, वो हो गया सर 12 लाख। और वापस बी से हमने 6% ले लिया, वो हो गया 14,40,000, ठीक है। हमने इस दोनों को अगर कन्वर्ट करा तो ये नेट सेविंग दोनों की कितनी आती है, लिया दिया 2,40,000 येन, उसको कन्वर्ट करा तो $2,000। और स्वैप में हमको जो इंटरेस्ट रेट पड़ गया, ये बैंक को डायरेक्ट 9% का पड़ता, हमको देखो नेट इंटरेस्ट कॉस्ट 16,000 पड़ रही है। वैसे तो देखा जाए तो ये भी तरीका सही नहीं है बताने का। चलो मैं लिख के देता हूँ, एक सिंपल भाषा में लिख के देता हूँ। ए के एंगल से देखो, क्वांटिफाई तो करना है, पे टू बैंक। अब ए के लिए डॉलर का लोन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इसलिए आप येन वाली करेंसी यहाँ लिख लो और डॉलर वाली बाहर लिख लो। बैंक को 240 लाख येन पे 5% कौन देगा, ए देगा, वो हो गया सर 12 लाख, ठीक है।
और हमको रिसीव हो जाएंगे, रिसीव फ्रॉम बी, उसी 240 लाख पे 6% हमको मिल जाएंगे, वो है 14,40,000। और हमने बी को भी कुछ दिया है, पे टू बी, वो तो सीधा सीधा डॉलर पे दिया, $2,00,000 पे कितना परसेंट आ रहा था, 9%, तो वो तो $18,000 हमने दे दिया। ठीक है, अब वो वाली दो करेंसी को भी आप डॉलर में कन्वर्ट कर लो, 120 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा $10,000 इक्विवेलेंट अमाउंट, और ये आएगा $12,000। अब प्लस माइनस ध्यान देना, पे किया है तो ये गया, ये आया, ये गया, नेट में देखना अपना कितना हुआ, 18, 10, 28 में से 12 गया, $16,000 आपका नेट में गया है। ठीक है, तो आपको स्वैप की जो कॉस्ट पड़ गई, इंटरेस्ट कॉस्ट, वो हो गई $16,000 डिवाइडेड बाय $2,00,000 जो आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको पड़ा 8% का, डायरेक्ट मार्केट में जाते तो 9% का पड़ता। हाँ, आप एक काम करो, उसको और ऐसा करो, क्वांटिफाई तो करना था ना, क्वांटिफाई करो। अगर डायरेक्ट मार्केट में जाते, डायरेक्ट इंटरेस्ट कॉस्ट, तो $2,00,000 आप वहाँ बोरो करते 9% के हिसाब से, आपका $18,000 वहाँ लगता। आप क्लियर देख रहे हो कि स्वैप में आपको $2,000 कम देने पड़ रहे हैं। आउटफ्लो तो है क्योंकि बोरो करना है, तो कम जा रहा ना $2,000। इसी तरह से आप बी का भी कैलकुलेशन दिखाओगे, ये होता है क्वांटिफाई करना, सिंपल भाषा में, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। बी का भी दिखा दो कि बैंक को कितना दिया, कितना ए से मिला, कितना ए को दिया। ठीक है, और वो येन लिखना, ये आखिरी में जो कॉलम है वो येन कॉलम लेना, क्योंकि बी के लिए येन लोन मैटर करता है। और ये ऐसे आप उसको फ़ायदा दिखा दोगे। ये देखो, ये $2,000 इसके पास और 2,40,000 येन इसको फ़ायदा, दोनों को अपॉर्चुनिटी गेन जो हुई है वो हमने वहाँ दिखा दी। ठीक है सर, ये हो गई स्वैपिंग। देख लो, स्वैपिंग में सेम एग्जैक्ट वही हुआ जो अदला बदली करनी चाहिए। हम स्वैपिंग में एक फ़ायदा क्या पता है, स्वैपिंग में कोई रूल अप्लाई नहीं होता, तो जो भी है क्वेश्चन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ट्रांजेक्शन कैसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 88 इज़ अगेन अनादर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑन स्वैपिंग एंड इट वाज आस्क्ड इन आरटीपी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए सर, आज के इस लेक्चर का सर ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे अगले लेक्चर में। ड्रिल डिप इनकॉर्पोरेशन एक यूएस बेस्ड कंपनी है। देखो, ड्रिल डिप इनकॉर्पोरेशन, a US based company has won a contract in India for drilling oil field। ठीक है, एक अमेरिका की कंपनी ने इंडिया में ऑयल फील्ड ड्रिल करने का कॉन्ट्रैक्ट जीता, और उस प्रोजेक्ट में उसका जो इन्वेस्टमेंट लगना है वो है 500 करोड़ रुपए। अब आप देखो, वो यूएस की कंपनी है, उसे रुपीस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इंडिया में। ऑयल फील्ड अलॉन्ग विद द इक्विपमेंट विल बी सोल्ड टू द इंडियन गवर्नमेंट फॉर 740 करोड़ इन 1 ईयर टाइम। कितना सिंपल है। आप, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला आप आओ हमारे देश में, 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करो, 1 साल तक ऑयल फील्ड का आप जो भी करना है ऑपरेशन में पूरा लेवल पे लेके आओ, और 1 साल बाद यही ऑयल फील्ड आप हमको ही बेच दो 740 करोड़ में। यानी बैठे बैठे 240 करोड़ का प्रॉफिट कंफर्म। अब जब कंफर्म है तो इन्वेस्टमेंट करने में दिक्कत क्या है? ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है फॉरेन करेंसी में, क्योंकि उनके लिए ये रुपीस मैटर नहीं करते, उनके लिए मैटर करता है कि वो कितने डॉलर लेके आ रहे हैं और कितने डॉलर लेके जा रहे हैं। सिंस द इंडियन गवर्नमेंट विल पे फॉर द अमाउंट इन इंडियन रूपी, द कंपनी इज वरीड अबाउट एक्सपोजर ड्यू टू एक्सचेंज रेट वोलाटिलिटी। इंडियन गवर्नमेंट ने साफ बोल दिया, हम तो 740 करोड़ रुपीज आपको दे देंगे सर, हम तो रुपीज देंगे, अब आप देखते बैठो एक्सचेंज रेट का। यू आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ स्वैप दैट विल हेल्प द ड्रिल डिप टू रिड्यूस द एक्सचेंज रेट रिस्क। ये पहले वाले का आंसर कोई नंबर में नहीं है या फाइनल आंसर नहीं है, आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी कि किस तरह से दो लोग मिलके स्वैपिंग कर सकते हैं। हमने अभी तक ये देखा कि दो लोगों को स्वैपिंग करनी पड़ेगी मिलके, और वो दो लोग आपस में डिस्कस कर लेंगे जैसे भी एग्रीमेंट रखना है। तो यहाँ पे हम पूरी तरह से ओपन हैं, कोई रूल नहीं बैठेगा कि किस तरह से स्वैप करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, मेन यहाँ पे डर किस यूएस कंपनी को क्या है कि हम जितने भी डॉलर लेके आएंगे उसको दे के, लेट से हम एक्स डॉलर लेके आए, उसको दे के हमको
500 करोड़ रुपीस तो मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन यही जब 500 करोड़ 740 में से 500 करोड़ रुपए गवर्नमेंट हमको देगी, हम एक्सचेंज वालों को बेचेंगे, तो शायद हमको x-1 2 या x-y डॉलर मिलेंगे, यानी हमको कम मिलेंगे डॉलर। यही टेंशन है सर, एक्सचेंज रेट में क्यों फालतू में डॉलर का नुकसान करवाए। तो अब एक स्वैप का आपका ट्रांजैक्शन क्या बन सकता है मैं बता रहा हूँ क्योंकि कस्टमाइज्ड है। इंडियन गवर्नमेंट यूएस कंपनी के साथ में ये डील कर लेगी कि आप एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर इंडिया लेके आना, उसके बदले 500 करोड़ हम दे देंगे, और उस आखिरी में आप 500 करोड़ हमको वापस दे देना, हम उसके बदले आपको एक्स डॉलर यानी एग्जैक्ट उतने ही डॉलर वापस दे देंगे। यानी आपकी एक चीज तो क्लियर हो जाएगी कि जितने डॉलर लेके आए थे उतने आप लेके जा रहे हो, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। बचा कुचा 240 का जो डिफरेंस है वो स्पॉट मार्केट में देख लेना आप। तो स्वैपिंग इस तरह से की जा सकती है। फॉलोइंग स्वैप अरेंजमेंट कैन बी एंटर्ड इनटू बाय ड्रिल डिप। स्वैप अ डॉलर लोन टुडे एट एन एग्रीड रेट, एक रेट एग्री कर लो, उसके लिए डॉलर का जो अमाउंट है वो एक्सचेंज कर लो विथ एनी पार्टी टू ऑब्टेन इंडियन रुपीज 500 करोड़, क्योंकि आज 500 करोड़ की जरूरत है, उससे ज्यादा आज क्यों लोगे आप। आफ्टर 1 ईयर स्वैप बैक द इंडियन रुपीज, उतने ही अमाउंट विथ यूएस डॉलर एट दैट एग्रीड रेट, उसी रेट पे। इन सच केस द कंपनी इज एक्सपोज्ड ओनली ऑन द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट, क्योंकि 500 करोड़ एक्स दे के लिया, अब 500 करोड़ दे के वापस एक्स ले लिया, तो उसमें एक्सचेंज रेट का कोई लेन देन ही नहीं आया। अब सिर्फ जो 240 करोड़ बचा उसी पे हमको एक्सचेंज एक्सपोजर को देखना है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट देखो क्वेश्चन का। अज्यूमिंग दैट इंडियन गवर्नमेंट ही खुद ऑफर कर दे रही है, हम तो सोच रहे थे पहले किसी और के पास जाना पड़ेगा इंडिया में, अंबानी के पास, अडानी के पास में कि स्वैप वैप कर लो, किसी बैंक के पास जाना पड़ेगा, HDFC ICICI, पर अब गवर्नमेंट ने खुद ही ऑफर कर दिया। गवर्नमेंट बोलती है कि भैया $1 का 50 रुपये ले लो स्वैप एग्रीमेंट के लिए, यानी आज हम 50 रुपये में एक डॉलर खरीद लेंगे और कल हम 50 रुपये में $1 बेच देंगे आपको इन 1 ईयर। तो अब कंपनी शुड ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शन और शुड इट जस्ट डू नथिंग। इस ऑप्शन को ऑप्ट करना यानी गवर्नमेंट के स्वैपिंग ऑप्शन को क्या उन्होंने हाँ बोलना चाहिए या फिर नो स्वैपिंग के साथ आगे जाना चाहिए। देखो क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो या मत करो, इन्वेस्टमेंट तो करना ही है, पर क्या हम स्वैप करें या ना करें। देखो स्वैप कर लिया तो 500 करोड़ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है, और 240 करोड़ ही सिर्फ आपको उस दिन के स्पॉट रेट पे जो कि 54 है कन्वर्ट करना पड़ेगा। पर अगर आपने स्वैपिंग नहीं करी तो पूरा 740 करोड़ आपको 54 पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है सर। अब गवर्नमेंट ने 50 रुपीज़ पर डॉलर का ऑफर दिया है, तो अब आप देखो क्या होता है। सिंपल कहानी है। ये टाइमलाइन है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। ये टाइमलाइन है, आपको 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इंडिया में। अब उसके लिए पहले 500 करोड़ तो ख़रीदना पड़ेगा ना, और उसके लिए आपको डॉलर देना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट के साथ रेट डिसाइड हुआ है वो है 50 का, तो आपको डॉलर देना पड़ेगा। देखो क्या चल रहा है, ध्यान देना। यहाँ पे अब कितने डॉलर, 500 डिवाइडेड बाय 50 करोगे तो 10 क्या है, 10 करोड़, 10 करोड़ डॉलर, करोड्स में है ना। 10 करोड़ डॉलर्स आप बेचोगे 50 के रेट से तो 500 करोड़ रुपए मिलेंगे, वो आप इन्वेस्ट कर देना। अब ये 10 करोड़ डॉलर पहले आपको लोन लेना पड़ेगा अपने देश से। ये है सर डॉलर का लोन, ये आप लोन ले गो अपने देश से 10 करोड़ का लोन लेके आओ, इंडिया में ये बेच दो 50 के भाव से, 500 करोड़ मिल जाएंगे, वो इन्वेस्ट कर दो। अब यही प्रोजेक्ट आप इंडियन गवर्नमेंट को साल के अंत में 740 करोड़ में बेच दो, ठीक है। यहाँ पे स्वैपिंग की होगी आपने, तो 750 में से 500 करोड़ आप दे देना, आपको आ गए ना 740 करोड़ गवर्नमेंट से, तो
तो 500 करोड़ वापस गवर्नमेंट को दे देना उसी 50 के भाव से, और वापस आप अपना 10 मिलियन डॉलर या 10 करोड़ डॉलर ले लेना। तो आपको कितना मिला यहाँ पे? इतना। इसके अलावा जो 240 करोड़ है वो आप स्पॉट मार्केट में बेच देना, और 240 प्लस डिवाइडेड बाय 54 करेंगे तो उसमें हमको डॉलर कितना मिलेगा? 4.44। तो टोटल हमारे पास उस दिन हो जाएंगे 10.44, ठीक है, 10.44 डॉलर्स करोड़ में। इसके अलावा ये तो आ गए हमारे पास, लेकिन इसके अलावा हमें लोन का इंटरेस्ट के साथ चुकाना भी तो पड़ेगा ना। ये इंटरेस्ट के साथ आप लोन चुकाओगे अपने देश में तो कितना इंटरेस्ट लग रहा है? 8% पर एनम, और ये कहानी पूरे साल भर की है। तो ये हो गया सर माइनस 10.80। सही बोल रहा हूँ? 10 प्लस 8%। हाँ, ये गलत हो गया ना मुझसे। 14.44। तो आपका फ़ायदा है इसमें 3.64 का। स्वैपिंग करने में आपके पास में नेट में 3.64 बचेंगे। पर अगर स्वैपिंग नहीं करी तो, अगर आपने स्वैपिंग नहीं करी एंड में, तो ध्यान देना पूरा 740 करोड़ आप 54 के रेट से कन्वर्ट कराओगे तो आपको मिलेगा सिर्फ 13.70 मिलेगा। और उसमें 10 पॉइंट जो आपने अपनी कंट्री से लोन लिया उसका तो कोई लेन देन नहीं, वो तो पूरा चुकाना ही पड़ेगा। तो आपके जेब में बचेगा सिर्फ 3.70, नहीं 70 भी नहीं बच रहा, आपके जेब में बचेगा 2.90। मैं ये वाले पार्ट को भी ऊपर लिख लेता हूँ तो कंपेयर करने में आसान रहेगा। इस केस में हमारे पास कितना बच रहा था? 3.64। तो अब आप बताओ कौन सा फ़ायदेमंद है, ये वाला कि बी वाला? ऑब्वियसली ए वाला। तो ए कौन सा ऑप्शन था? स्वैपिंग। 3.64 उसमें ज़्यादा बच रहा है ना, उसमें तो 2.90 ही बच रहा है। अब आप डिफरेंस समझो, अगर आपने स्वैपिंग कराई, यहाँ का तो बहुत ही सिंपल था, यहाँ का देखो, स्वैपिंग कराई तो 740 में से 500 चले जाएंगे 50 के रेट से तो 10 मिल जाएगा, और आपके 240 चले जाएंगे 54 के रेट से तो आपको 4.44 मिल जाएगा। टोटल मिला के 14.44 मिल रहा है। पर अगर स्वैपिंग नहीं कराई सर तो पूरा 740 आपको 54 के रेट से कन्वर्ट कराना पड़ेगा, जिसमें सिर्फ 13.70 मिलेगा। आप बताओ 14.44 या 13.70? ऑब्वियसली 14.44। बस खत्म, स्वैपिंग करनी चाहिए। देख लो यहाँ पे। अब इंस्टीट्यूट ने थोड़ी सी गलती तो नहीं करी, प्रेजेंटेशन थोड़ा सा बिगाड़ दिया, मैं आपको बताता हूँ। और आप ऐसा मत करना एग्जाम में, क्योंकि करोड़्स में अगर लिखा है तो इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर भी मोस्टली चांसेस है कि करोड़्स में ही रहेगा, या पेपर भी चेक करने वाला ना वैसा चेक करेगा। इन्होंने यहाँ पे मिलियंस में कन्वर्ट कर दिया, यानी एक जीरो ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। अब मैंने अगर आपको यहाँ पे 14.44 बोला है तो उसको आप 144.4 कर दो और उसको 137 कर दो, बस वही बात है। चलो, तो ये सब क्या आया है? नेट रिसिप्ट ही देखो 36.44, यानी कि एक ज़ीरो हटाएंगे तो वो 3.64। अगर एक ज़ीरो इसमें लगाओगे तो 36.4 आ ही रहा है। और ये भी आना चाहिए फिर 29, अगर एक ज़ीरो लगाओगे तो 29 पॉइंट समथिंग। ये देखो 29.04 मिलियन, वो एक ज़ीरो ज़्यादा लगा के आया। बाकी प्रेजेंटेशन आप ऐसा रख लो, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है इंस्टीट्यूट का। करोड़्स में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। ज़ीरो टाइम पे क्या हुआ विद स्वैपिंग, और एक साल बाद क्या हुआ विद स्वैपिंग एंड विदाउट स्वैपिंग, वो दिया हुआ। तो प्रेजेंटेशन ये रख लो, बहुत अच्छी बात है। करोड़्स में निकालो, लेकिन करोड़्स में थोड़ा सही रहेगा, ठीक है। बस तो कहानी ख़त्म। स्वैपिंग करना फ़ायदेमंद है क्योंकि उसमें फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है सर। इसके बाद एक और क्वेश्चन बचता है, एक क्वेश्चन बाकी है। 89 नंबर का क्वेश्चन अभी हम लेंगे सर, और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ। 10-15 मिनट का क्वेश्चन है और फिर ख़त्म कर देंगे कहानी। 90 से अपना शुरू होगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, डिलीवरी, कैंसलेशन एंड एक्सटेंशन। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 एक ब्रेक के बाद। हेलो, वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक एंड नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर।
ऑन 1 फरवरी 2020, इंटरेस्टिंग है, MTP 2021 में पूछा गया था 10 मार्क्स का। ऑन 1 फरवरी 2020, ध्यान देना, XYZ लिमिटेड एक लैपटॉप मैन्युफैक्चरर है जिसने इंपोर्ट किया कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेमोरी चिप्स फ्रॉम SKH सेमीकंडक्टर ऑफ साउथ कोरिया। पेमेंट इज ड्यू इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस अमाउंटिंग टू 1190 मिलियन साउथ कोरियन वॉन, या 1190 मिलियन बोल भी सकते हो, या फिर 1190 मिलियन बोल लो, साउथ कोरियन वॉन। फॉलोइंग स्पॉट एक्सचेंज रेट्स आर कोटेड इन द 2 डिफरेंट मार्केट्स। अब आप देखना, आप हो इंडिया से और आपको साउथ कोरियन वॉन्स में पेमेंट चाहिए, तो अगर आप ऐसे रेट निकालोगे तो SKW INR का रेट चाहिए आपको ISO कोड में, जिसको आप ऐसे पढ़ते हो, लेकिन आपको दिया हुआ है USD INR का रेट और USD SKW का रेट है, दोनों के दोनों ISO कोड में, पढ़ना ऐसे ही है राइट टू लेफ्ट, पर INR SKW का नहीं दिया है। निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है, ये स्पॉट रेट है, निकाल सकते हैं। हाँ सर निकाल सकते हैं, देखो, पर आपको SKW खरीदना है, एक चीज़ का ध्यान रखें, आपको SKW खरीदना है, बैंक बेचेगी, तो आपको चाहिए आस्क वाला रेट, सही बोल रहा हूँ, SKW INR, ठीक है। आपको चाहिए आस्क, तो बाकी सब भी आस्क होना चाहिए, पहले SKW रहेगा क्योंकि यहाँ पे SKW है, SKW USD मल्टीप्लाइड बाय आस्क ऑफ USD INR। तो ये USD INR तो दिया हुआ है डायरेक्ट, पर ये आपको उल्टा दिया हुआ है, USD SKW दिया है, चाहिए हमें SKW USD, तो क्या करेंगे, हमने सीखा था, इसको रिवर्स करते हैं और आस्क बन जाता है बिड, तो ये हो गया USD SKW, यानी बस डिवाइड करना है, और ये ले लो आस्क। आस्क ऑफ USD INR। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो USD INR का आस्क रेट है और USD SKW का बिड है वो डिवाइड कर लो एक दूसरे से, यानी कि दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो आपका फाइनल रेट आ जाएगा 75.50 डिवाइडेड बाय 1190। अच्छा, ये तो डेसिमल्स में ऐसे आता है, पंगे तो हो सकते हैं, चलो देखते हैं। 0.0634, इन्होंने कहीं डेसिमल्स की बात करी है, 4 डेसिमल्स में यूज़ करना है, उसके अलावा ऊपर जाना नहीं सर, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया कि एक SKW उतने रुपए में आ जाएगा 0.0634 रुपीज़ में, ठीक है। बट ये आज की बात है, एक्सचेंज रेट, स्पॉट रेट ये रहा, आज तो करना ही नहीं है, हमें करना था 9 months नहीं 1 month बाद में। Since hedging of foreign exchange risk was a part of the company's strategic policy and no contract for hedging in SKW was available at any inshore market. पंगा बस यही है, डायरेक्ट रेट भी अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल नहीं है डायरेक्ट, तो उसने ऑफशोर मार्केट यानी दूसरे बाहर में देखा, वहां पे नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब नॉन डिलीवरेबल और डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चन देखे ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के, वो थे डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें जो रेट एग्री होता है फॉरवर्ड पे, उस रेट पे आपको जो करेंसी चाहिए वो खरीद बेच लेते हो आप, यानी डिलीवरी होती है। नॉन डिलीवरेबल में क्या होगा, डिलीवरी नहीं होगी, कैश में सेटल होगा, एक तरह से ये फ्यूचर्स बन गया, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कि आज अगर आपने NDF फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेचा तो कल खरीद लेना, आज खरीदा तो कल बेच लेना, जो भी दोनों प्राइसेस में डिफरेंस आएगा हम सेटल कर लेंगे, सिर्फ सेटलमेंट होगा, डिलीवरी नहीं होगी। अभी तक जितने भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देख रहे थे उसमें डिलीवरी हो रही थी, तो हम वही रेट से मल्टीप्लाई कर देते थे डायरेक्ट, जितना चाहिए हमको, जैसे इसमें 1190 चाहिए, हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के रेट से मल्टीप्लाई कर लेते, आ जाता था। बट इसमें ऐसा नहीं है, एक्सपायरी पे 1 महीने बाद जो 1190 चाहिए वो तो आपको स्पॉट मार्केट में जाके ही खरीदना पड़ेगा, और फॉरवर्ड का सेटलमेंट कर लेना, प्रॉफिट हुआ तो अच्छी बात है, लॉस हुआ तो बुरी बात है। NDF मार्केट में डीलर ने कोट किया है 1 month का USD SKW का रेट है, वो है 1190 और 1190.50 फॉर नोशनल अमाउंट ऑफ $1 lakh टू बी सेटल्ड एट अ रेफरेंस रेट डिक्लेयर्ड बाय द बैंक ऑफ कोरिया। 1 महीने बाद में, ये तो आज अवेलेबल था, 1 महीने बाद में 1 मार्च 2020 को
डीलर ने एग्री करा कि वो 1185 SKW पर डॉलर एज अ रेट फॉर सेटलमेंट, सेटलमेंट का रेट भी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये सेटलमेंट का रेट रहेगा। एक सेकंड ना, अब ये चीज़ आपको नहीं समझी होगी, मैं समझाता हूँ। ठीक है, आप बताओ, सिंपल भाषा से चलते हैं। एक महीने बाद में SKW आपको करने हैं बाय, मानते हो? ठीक है। और और NDF कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप देखोगे तो USD बेस करेंसी है, ठीक है, USD बेस करेंसी है। तो अब रेट कौन सा लगेगा? आपको SKW खरीदने हैं, इसका मतलब USD सेल करना है, तो आज आप सेल करोगे NDF कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सा मतलब यही करते आए हम। असेट में क्या करना है? असेट बेचना है, तो हमने असेट बेचना है, सिंपल सी बात है। तो हम सेल करना चाहते हैं, हम सेल करेंगे, ठीक है। क्या सेल करेंगे सर? USD सेल करेंगे, और USD सेल करेंगे तो बैंक USD खरीदेगी, बैंक खरीदेगी तो खरीदने का रेट कौन सा हुआ? 1190, बस सिंपल सा बिड रेट, ठीक है। अब कितना? अब वो ये आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, SKW और USD। आपको 1190 SKW चाहिए, इतना ही है ना? अरे कितना आसान है ये तो क्वेश्चन। 1190 मिलियन SKW चाहिए, और 1190 इन्होंने मिलियंस में ही है या लैक्स में? देखो यहाँ भी गड़बड़ कर दी ना। बोथ रुपीज़ पर SKW रेट एंड फाइनल पेमेंट टू बी कंप्यूटेड इन रुपीज़ लैक्स। तो ठीक है, रुपीज़ पर SKW का जहाँ पे रेट रहेगा वो लैक्स में निकाल लेना, बाकी सब चलता है। तो मैं मिलियंस में ले रहा हूँ, ध्यान देना। SKW 1190 खरीदने के लिए मुझे जो रेट लग रहा है वो है 1190, ये देख लो, एग्जैक्ट उतना ही रेट लग रहा है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ $1 मिलियन मुझे बेचने की ज़रूरत है। $1 मिलियन बेचूंगा तो 1190 SKW में खरीद सकता हूँ जो मुझे चाहिए, ठीक है। लेकिन ये मैं डिलीवरी ले ही नहीं सकता, डिलीवरी नहीं ले सकता। तो अब बाय करूंगा मैं NDF क्लोज करने के लिए, ठीक। एक महीने बाद में मैंने सेल पोजीशन ओपन कर ली, एक महीने बाद मैं बाय पोजीशन करके ख़त्म कर दूंगा। अब बाय करना है तो मैं क्या करूंगा? जितने SKW मैंने खरीदने का प्रॉमिस करा उतना मैं वापस बेच दूंगा। सेल करना है मतलब उल्टा ही करना है मैंने। आप या तो USD सेल करने का बोलो या तो फिर SKW बाय करने का बोलो, एक ही बात निकली, ठीक है। और वो भी क्या रेट डिसाइड हुआ है सेटलमेंट के लिए? 1185 का रेट डिसाइड हुआ है, 85 का। अब आप देखो, तो अब आपको कितने डॉलर मिलेंगे? 1.0042, उसको 19 भी करना है तो कर सकते हैं, बाकी तो 4 डेसिमल बोला तो हम 4 डेसिमल पे यहाँ पे रोक सकते हैं। यानी आप देख रहे हो आपको हुआ है फ़ायदा कितने डॉलर? 0.0042 मिलियंस का। मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो आपने सेल लिखा है ना यहाँ पे, सेल और बाय, ये सेल है सर अंडरलाइंग असेट का, बाय है सर अंडरलाइंग असेट का। तो आप देखना यहाँ पे आपने $1 मिलियन बेचा, देखो ट्रांजैक्शन कैसे हुआ। $1 मिलियन बेचा और 1190 मिलियन SKW खरीदा, उसी 1190 मिलियन SKW को बेचा और उसके बदले में इतने डॉलर आ गए वापस। आपको पता है आर्बिट्राज देखते थे अपन, तो इन सारे ट्रांजैक्शन में आपका इतने डॉलर फिर भी जेब में बच गए, 0.0042। दिस इज द सेटलमेंट ऑफ NDF कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एक्सपायरी पे क्या होगा?
एक्सपायरी पे SKW जो है आप यहाँ के स्पॉट रेट पे खरीदोगे, सिंपल। और USD जो आपको गेन हुआ ये भी स्पॉट रेट पे आप कन्वर्ट करा लो। दोनों में यहाँ रुपीज़ आपका आउटफ्लो होगा, यहाँ रुपीज़ आपका इनफ्लो होगा, क्योंकि यह है गेन। समझ रहे हो? तो चलो ठीक है, अब हम कंप्लीट कर दें ट्रांजैक्शन को। उस दिन का जो स्पॉट रेट था 1 महीने बाद का, वो था ये भी क्रॉस रेट है। जैसे ये क्रॉस रेट था वैसे ये क्रॉस रेट है। हम इसमें भी आस्क और ये बिड डिवाइड कर लेते हैं ताकि SKW का INR के अगेंस्ट में रेट आ जाए। 75.75 1188, तो वो रेट आता है 0.0637 आ जाएगा अगर राउंड ऑफ करोगे तो। हाँ, अब देखो कैसे होता है कहानी। एनालाइज द पोजीशन ऑफ कंपनी अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कंपेयरिंग विद द स्पॉट पोजीशन ऑफ 1 फरवरी। तो ये जो 1 फरवरी की स्पॉट पोजीशन है उससे कंपेयर करके आपको बताना है कि अगर हमने कुछ नहीं करा तो स्पॉट आज का और कल का भी स्पॉट ही होगा, और अगर हमने NDF कॉन्ट्रैक्ट लिया तो स्पॉट आज का, कल का स्पॉट और NDF का सेटलमेंट, ये 2 चीज़ आएगी, बस ख़त्म। तो आप इतना बस देख लो कि आज के स्पॉट पे अगर हम SKW खरीदते तो कितने रुपए जाते, कल के स्पॉट पे खरीद रहे हैं तो कितने रुपए जा रहे हैं। इस केस में भी वापस वही चीज़ रिपीट होके NDF कॉन्ट्रैक्ट में जो गेन मिला उसको आप कन्वर्ट कर लो रुपीज़ में। आपको डॉलर में गेन हुआ था ना, वो डॉलर आप बेचोगे, बैंक खरीदेगी, तो ये रेट आएगा 75.50। तो देखो क्या हो रहा है अब। मैं क्रॉस रेट्स के साथ शुरुआत कर रहा हूँ। यहाँ मेरा एक स्पॉट है, यहाँ मेरा एक स्पॉट है, ठीक है। पहला वाला रेट था मेरा 0.0634, और दूसरा वाला जो रेट आया था स्पॉट का वो आया था 0.0638। और क्वेश्चन ना क्या करता है, वो बोल रहा है कि लैक्स में कैलकुलेशन करो जब भी रुपीज़ की बात आ रही है। तो 1190 मिलियन SKW को हम 11,900 लैक्स बोल सकते हैं, क्योंकि 1 मिलियन यानी 10 लाख होता है, ठीक है। 1 मिलियन यानी 10 लाख होता है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो लैक्स में आ गया। ठीक है सर। अब देखो ये क्या है, ये है रुपीज़ पर SKW। यानी अगर मैं 11,900 लैक्स SKW यहाँ खरीदने चाहता तो मुझे 754.46 लैक्स देने पड़ते रुपीज़ में, ठीक है। पर मैं तो खरीद रहा हूँ 1 महीने बाद वहाँ के स्पॉट रेट पे, कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर मैंने नहीं करा, तो वहाँ का 11,900 इंटू 0.0638, तो मुझे अब कितना देना पड़ रहा है, 759.22 लैक्स। तो आप देख रहे हो मुझे ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो मुझे नुकसान हो रहा है 4.76 लैक्स का लॉस। ये समझ आया क्या आपको? आज करते तो इतना, लेकिन 1 महीने बाद सेटल कर रहे हो वो भी स्पॉट रेट पे, तो इतना, और आपका लॉस हो गया 4.76 का। ये हो गई पहली बात। अब मैं दूसरी बात करता हूँ। दूसरी बात में क्या खासियत है, दूसरी बात में भी उन्होंने बोला कि स्पॉट रेट से कंपेयर करो, तो 754.46 लगता अगर आज का करते तो, और अगर कल कर रहे हो तो भी आपको उतना ही लग रहा है 759.22। तो सर फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क पड़ा कि आपने यहाँ पे NDF कॉन्ट्रैक्ट भी लिया था और उसको आपने यहाँ पे सेटल कर दिया, जिससे आपको हुआ फ़ायदा। वो फ़ायदा आप कन्वर्ट करवा लो, ध्यान देना। वो जो आपको फ़ायदा हुआ 0.0042, और ये भी मिलियंस था, यही बात है, फिर मिलियंस को लैक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। 0.0042, तो 0.0042 इंटू 10 करता हूँ तो 1 ज़ीरो कम हो जाता है, ठीक है। तो मैं लैक्स में कन्वर्ट करने के लिए 1 ज़ीरो यहाँ से कम कर देता हूँ, 0.042 लैक्स। अब बहुत सारे बच्चों को ये लगेगा कि यहाँ पे सर ने 1 ज़ीरो कम लिया क्योंकि यहाँ पे ये था, तो ये चीज़ का ध्यान रखो, मिलियंस और लैक्स में फ़र्क पड़ता है। ये 0.402 लैक्स डॉलर में बेच दूंगा, मैं बेचूंगा, बैंक खरीदेगी डॉलर को 1 महीने बाद 75.50 पे, तो मुझे इतना फ़ायदा होगा।
तो कितने लैक्स का फ़ायदा हुआ? 3.171 लैक्स का फ़ायदा हुआ। ये फ़ायदा मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ क्योंकि आउटफ्लो दिखाना है हमने। ये हो गया फ़ायदा, गेन ड्यू टू एनडीएफ। तो अब आपका आउटफ्लो कितना जा रहा है सर? कम हो गया, 759.22 माइनस 3.171। तो अब आपका आउटफ्लो आप दिखाओगे सिर्फ 756.049। तो दूसरे वाले ऑप्शन में ये दो कैश फ्लो। तो इसमें अगर आप लॉस देखोगे तो सर इसमें लॉस सिर्फ 1.589 का ही हुआ, ऐसा दिखाना है। अब मुझे तो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात लगी कि ये जो दो आपको अमाउंट दिख रही है ना, इन दोनों के बीच का लॉस का डिफरेंस ये इतना ही है 3.171, क्योंकि अल्टीमेटली वो नॉन डिलीवरेबल था। इसका मतलब है कि वो एनडीएफ कॉन्ट्रैक्ट लो या एनडीएफ कॉन्ट्रैक्ट लो या मत लो आपका पेमेंट तो दोनों केस में सेम ही है, स्पॉट पे ही लेना है आपने एसकेडब्ल्यू। तो ये तो कंपेयर करके ही मतलब नहीं है। एनडीएफ लेना कि नहीं लेना अगर ये डिसीजन होता ना क्वेश्चन में, तो मैं सिंपल एनडीएफ का ही आज ट्रांजैक्शन देखता, क्या हो रहा है कल देखता, फायदा है तो ले लो, नहीं है तो मत ले लो, क्योंकि बाकी तो मेरे सारा कैश फ्लो सेम है। चलो हम एक काम करते हैं, अब आंसर को कंपेयर कर लेते हैं इंस्टीट्यूट के आंसर से। ये देखो, ये 754.46 स्पॉट वाला कंपेयर हो गया आपका। इसके बाद अगर आप मेचोरिटी वाला देखोगे एक महीने वाला, तो 759.22, ये भी आपका इसके साथ मैच कर जाएगा। और लॉस आपका मैच करेगा 4.76 का। ये हो गया पहला वाला किस्सा। अब दूसरा वाला किस्सा देखो, दूसरे वाले किस्से में भी आपकी टोटल कितनी 756.0347 आई है, 049, ये 3.18 लाख और 759 ये रहा। थोड़ा राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आया है, 0.0412 इन्होंने कितना लिया उस पर डिपेंड करेगा। अब इन्होंने ज़्यादा में लिया होगा, ये देखो 4219 लैक्स का लिया, अब ये भी 4219 आएगा। हाँ इन्होंने पूरा लिया है, हमने मिलियंस में काम किया। तो देखो हमने मिलियंस में काम किया तो हमने यहाँ तक रोक लिया था 0.0042 तक। ये 19 ज़्यादा लेने की वजह से थोड़ा सा फ़र्क आ गया आपका आंसर में, बस। बाकी आपका लॉस कितना है इसमें 1.57, हमारा 1.58। ये चीज़ का तो कोई उपाय है ही नहीं कि कब लैक्स में लेना है कब मिलियंस में लेना है। जितना उन्होंने बोला था लैक्स में लेने के लिए वो हमने लिया। लैक्स में उन्होंने बोला रुपीज़ पर एसकेडब्ल्यू वाला रेट लेना, हमने उस चीज़ को लैक्स में लिया, लेकिन बाकी चीज़ों को जैसा था वैसा रहने दिया। तो ये जैसे 1190 यानी 1190 मिलियन को आपको पूरे में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है, ये आपको कभी नहीं पता चलेगा। ये क्वेश्चन में आपने मान लो रट लिया, अगले बार अगले क्वेश्चन में अलग आंसर आ जाएगा। तो ये राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस ही कहा जाता है, ये तो आएगा ही, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो बेटर टू फोकस ऑन रेस्ट ऑफ द पार्ट। ठीक है सर, ये एनडीएफ कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ में आया, एक नई चीज़ थी। इतने सारे फॉरवर्ड आपने कॉन्ट्रैक्ट देखे, कभी भी आपको ये नहीं पता चला कि यार अरे नॉन डिलीवरी भी हो सकती है इसमें। ठीक है सर, इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ और अगले लेक्चर में देखना हम क्या चालू करने वाले हैं। अगले लेक्चर में जो हम चालू करेंगे वो है आपका, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उस टाइम पे, 90 से चालू करेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में तीन चीज़ें देखते हैं हम देखते हैं डिलीवरी, कैंसलेशन और एक्सटेंशन। और ये तीन चीज़ें भी तीन अलग अलग टाइम पे देखते हैं, ड्यू डेट पे, उसके पहले और उसके बाद। तो 3x3 9 सिचुएशन है जो हम देखेंगे सर। उसमें से आखिरी की 4 सिचुएशन जो है ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, पहले की 5 तो बहुत आसान है। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, आखिरी के क्वेश्चन धीरे धीरे होंगे। और इसके बाद सिर्फ बचेगा सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट, वो है सर नोस्त्रो, वोस्त्रो एंड लोरो। बहुत आसान है। तो मिलते हैं सर अगले लेक्चर में। मोस्ट प्रोबेबली अगला वाला लेक्चर हम फाइनल रखेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा इसके बाद एक और लेक्चर ले लेंगे। तो 2 लेक्चर में हमारी जो फॉरेक्स की कहानी है ख़त्म हो जाएगी सर। सी यू। Thank you.